नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए आज के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, बी लुब्बाक ने, सी टेलर ने या फिर ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए थॉमसन। इनका पूरा नाम C.J. थॉमसन था और इनके द्वारा मानव प्री हिस्ट्री को 3 युगों में विभाजित किया गया था, जिसे त्रियुगीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह है स्टोन एज, ब्रोंज एज और इसके साथ ही साथ आयरन एज, जिसे आप SBI कोड के जरिए याद रख सकते हैं। S का मतलब स्टोन एज, B का मतलब ब्रोंज एज या कांस्य एज और I का मतलब है आयरन एज। ये जो त्रियुगीय विभाजन है ये C.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था और ये डेनमार्क के निवासी थे। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि स्टोन एज का फर्दर 3 कालों में डिवीजन किया गया, जिसमें से जो पहला काल है उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, दूसरा काल मेसोलिथिक एज कहलाता है और तीसरा काल नियोलिथिक एज कहलाता है। यानी पूरा पाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। स्टोन एज का विभाजन लुब्बाक के द्वारा किया गया था। तो यहां से इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। लुब्बाक ने स्टोन एज का 3 कालों में विभाजन किया और C.J. थॉमसन ने पूरे के पूरे मानव प्री हिस्ट्री का विभाजन 3 कालों में किया था। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, या फिर इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, या फिर ऑप्शन सी इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता शहरी सभ्यता ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के पास चित्रलेखीय लिपि थी, जबकि वैदिक सभ्यता के पास लिपि नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑप्शन सी में कहा गया है कि इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी या फिर ऑप्शन डी लोहा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा। अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में भी बात किया, जिसमें यह फैक्ट हमने डिस्कस किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि स्वर्ण के बारे में, तांबे के बारे में और चांदी के बारे में उन्हें जानकारी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फैक्ट वही है। अगर आपको यह फैक्ट पता रहता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस के बजाय प्रीवियस ईयर फैक्ट्स पर फोकस कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर फैक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं आसानी से क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर फैक्ट्स पर फोकस कीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन ए वाजसनेयी, बी मैत्रायणी, सी तैत्रीय या फिर डी काठक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और इसके बारे में एक खास बात याद रखिएगा कि यह संहिता जो है ये पूरी की पूरी पद्य रूप में लिखी गई है। बिल्कुल भी इसमें गद्य का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही इसकी विशेषता है और इसीलिए वाजसनेयी संहिता अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है कि ये किस वेद से संबंधित है। तो इसके लिए शुक्ल यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अदीना मस्जिद मांडू में अवस्थित है, या फिर लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में अवस्थित है, दाखिल दरवाजा गौड़ में अवस्थित है, या फिर 3 दरवाजा अहमदाबाद में अवस्थित है। इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद मध्य प्रदेश के मांडू में ना होकर पश्चिम बंगाल के मंडुआ में अवस्थित है। तो हमें यह याद रखना है कि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मंडुआ में अवस्थित है, ना कि मध्य प्रदेश के मांडू में। बाकी और जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब एकदम सही सुमेलित हैं। लाल दरवाजा मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अवस्थित है, दाखिल दरवाजा गौड़ में स्थित है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। ऑप्शन ए नागर, बी द्रविड़,
बेसर या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी उड़ीसा राज्य में अवस्थित हैं और जितने भी मंदिर उत्तर भारत में बनाए गए हैं उन मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली है। वहीं जितने भी मंदिर दक्षिण भारत में बनाए गए हैं उन मंदिरों के निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। वहीं उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर बेसर शैली देखने को मिलता है। जैसे अगर ये भारत का दक्षिण हिस्सा है तो एकदम दक्षिणी सिरा जो है जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, वहां पर आपको मंदिर की जो शैली मिलेगी वो द्रविड़ शैली मिलेगी। जबकि एकदम ये जो उत्तर वाला भाग है यहां पर आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। और इन दोनों के बीच में लगभग यहां पर ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहां पर हमें बेसर शैली देखने को मिलती है। बेसिकली बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की ही जो विशेषताएं हैं उनका समायोजन किया गया है। तो ये मंदिर शैली से संबंधित 3 शैलियां हमें याद रखनी है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है। हमें सुमेलित करना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें तो ये मदुरई में अवस्थित है। मदुरई कहां है? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। वहीं वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तिरुमाल में अवस्थित है। तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहां पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं बेलूर मठ की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। इन्हीं क्वेश्चंस के जो फैक्ट हैं, प्रीवियस ईयर फैक्ट्स, उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए तो प्री की तैयारी आपकी आसानी से हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।